Assalamu alaikum. Today we are going to start very interesting chapter cell cycle. इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो कहता है जी सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, तब्दीलियों का वो सीक्वेंस इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसमें सेल सबसे पहले क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसके ऑर्गेनेलिस जो उनसे डुप्लीकेट करेंगे, सेल साइज में इजाफा होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, और फिर डीएनए रेप्लिकेट करेगा, यानी एक डीएनए से डीएनए दो बन जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, फॉलोड बाय द सेल डिवीजन, और आखिरकार सेल डिवाइड हो जाएगा, एक से दो में तकसीम हो जाएगा। जो डीएनए डुप्लीकेट हुआ था वो दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। अब सेल साइकिल की फेजेस की बात करें तो दो फेजेस हैं, एक है इंटरफेज और एक है माइटोटिक फेज। इंटरफेज कहते हैं पीरियड ऑफ नॉन अपीरेंट डिवीजन। अब देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जब सेल ग्रो कर रहा था, डीएनए को रेप्लिकेट कर रहा था, अब ज़ाहरी तौर पर तो ये एक ही सेल है, जो काम हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है, नॉन अपीरेंट डिवीजन है, तो ये वाज़े नज़र नहीं आ रही। लेकिन माइटोटिक फेज में क्या होगा, पीरियड ऑफ डिवीजन, सेल ज़ाहरी तौर पर एक से दो में तकसीम हो गया, तो ज़ाहरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि डिवीजन ये माइटोसिस माइटोटिक फेज में हो रही है जब सेल दो में तकसीम हो रहा है। तो ये जो काम हो रहा है यहाँ पे वो सारा इंटरनली हो रहा है, इस वजह से इंटरफेज को हम कहते हैं नॉन अपीरेंट डिवीजन। अभी हम इंटरफेज को डिस्कस करेंगे। पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल, सेल की लाइफ साइकिल का वो पीरियड बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन्स, दो कंसेक्टिव डिवीजन्स के दौरान है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ये सेल दो में तकसीम होकर हटा है, अब इस सेल ने आगे डिवाइड होना है, ये सेल डिवाइड हो के हटा है और आगे डिवाइड होना है, तो दो कंसेक्टिव डिवीजन के दरमियानी जो स्टेज है उसे हम कहते हैं इंटरफेज, मिस्टेकनली कॉल्ड रेस्टिंग फेज। गलती से हम इसको रेस्टिंग फेज कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि सेल ग्रो कर रहा है, डीएनए डुप्लीकेट कर रहा है, लेकिन बैरूनी तौर पर हमें ऐसे लग रहा है कि ये एक ही सेल है, तो एक्सटर्नली ऐसे लग रहा है जैसे रेस्टिंग फेज है, लेकिन एक्चुअली इट्स ए पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। इसमें बहुत ज़्यादा बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, माइटोटिक फेज से भी ज़्यादा हो रहे हैं। अब देखिए जी, इंटरफेज को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं G1 फेज को। अब यहाँ पे देखें, ये सेल दो में तकसीम होकर हटा है, ये दो सेल बने हैं। अब इस सेल ने आगे सेल डिवीजन करनी है, तो ये पहली स्टेज में जाएगा, यानी इंटरफेज में, और इंटरफेज की सबसे पहली फेज G1 के अंदर ये सेल इंटर होगा। देखें जी, पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, G1 क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। सेल नॉर्मली ग्रोज इन साइज, ये जो सेल है इसके साइज में इजाफा होगा। स्पेसिफिक इंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड, ये सेल क्या करेगा, इंजाइम बनाएगा। कौन से इंजाइम, ये आमतौर पर डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम होते हैं, जो कि आगे डीएनए को रेप्लिकेट करने में हेल्प आउट करते हैं। डीएनए बेस यूनिट्स आर अकमुलेटेड, डीएनए के जो बेस यूनिट्स हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। याद रखें, सेल साइकिल की ये जो हर फेज़ है, ये अपने से आगे आने वाली फेज़ की तैयारी करती है। अब देखें, अगली फेज़ के अंदर क्या होना है, डीएनए डुप्लीकेट होना है, तो G1 फेज़ के अंदर वो जो डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए मटेरियल चाहिए वो इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे अगर आपने दीवार बनानी हो तो आप ईंटें इकट्ठी करते हैं। अब डीएनए ने डुप्लीकेट करना है, तो इस फेज़ के अंदर डीएनए के जो बेस यूनिट्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, उनको इकट्ठा किया जा रहा है, और उन डीएनए को डुप्लीकेट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उनको भी यहाँ पे इकट्ठा किया जा रहा है। अच्छा याद रखें, इसको हम गैप 1 इस वजह से कहते हैं कि ये दरअसल गैप है जिसके अंदर सेल तैयारी करता है एस फेज़ के अंदर इंटर होने की। यानी यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है, ये जब तक उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर लेगा, कौन सी रिक्वायरमेंट्स, ग्रो करेगा, एंजाइम इकट्ठे करेगा, डीएनए बेस यूनिट्स इकट्ठे करेगा, तो इस गैप के अंदर सेल ये काम करेगा। इसको हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि अभी देखिए पीछे सेल माइटोसिस करके हटा है, तो माइटोसिस के फ़ौरन बाद वाली ये स्टेज है। अगली स्टेज है एस फेज, इसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए बनता है, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड। यहाँ पे देखें, ये डीएनए डुप्लीकेट हो गया। याद रखें, ये जो सेल है ना, अगर फ़र्ज़ करें ये ह्यूमन सेल है, तो इंसान के सेल में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक क्रोमोसोम को शो कर रहे हैं। जो काम इस एक क्रोमोसोम के साथ होगा वही 46 के 46 क्रोमोसोम के साथ होगा। तो यहाँ पे एस फेज में एक हर क्रोमोसोम अपनी कॉपी तैयार करता है, डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, क्रोमोसोम नंबर इज डबल्ड, क्रोमोसोम की तादाद क्या हो जाती है, डबल, क्योंकि हर डीएनए अपनी कॉपी तैयार कर लेता है। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम इनिशिएट G2 फेज, तो जैसे ही ये क्रोमोसोम डबल हो गए फ़ौरन क्या हो जाएगी, G2 फेज स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं G2 फेज, इसको हम गैप 2 भी कहते हैं और प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं। प्री माइटोटिक फेज इस वजह से कि ये माइटोसिस से पहले की स्टेज है, जबकि ये G1 क्या थी, पोस्ट माइटोटिक, यानी माइटोसिस के बाद की स्टेज है। इसको गैप 2 इस वजह से कहते हैं
कि इस गैप के अंदर सेल क्या करता है, माइटोसिस की यानी सेल डिवाइड होने की तैयारी करता है। अब क्या तैयारी है, प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, सेल अपने आप को डिवाइड करने की तैयारी करेगा। एनर्जी इज स्टोर्ड फॉर द क्रोमोसोमल मूवमेंट। देखें जब आगे सेल डिवाइड होना है तो ये क्रोमोसोम ने दोनों अपोजिट पोल पे जाना है, तकसीम होना है, तो G2 के अंदर क्या किया जाता है, उनके मूवमेंट के लिए एनर्जी स्टोर की जाती है। सिंथेसिस ऑफ माइटोटिक स्पेशल प्रोटीन। अब देखें यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर आपको नज़र आ रहा है, तो इसको बनाने के लिए स्पेशल प्रोटीन जो सी है वो G2 के अंदर सेंथिसाइज की जाती है, उसको बनाया जाता है। RNA एंड माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट्स आर सेंथिसाइज्ड। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो सी हैं यही ये स्पिंडल फाइबर भी बनाती हैं, इनको बनाया जाता है यहाँ पे। फिर वो कह रहा है कि कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक चेक पॉइंट एट ईच स्टेज दैट डिटरमिन द फेट ऑफ न्यू फेज। अब हर फेज़ पे चेक पॉइंट होता है, जब तक वो फेज़ अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर लेती वो अगली फेज़ में नहीं जाती। मिसाल के तौर पर एस फेज़ के अंदर अगर क्रोमोसोम डुप्लीकेट ना हो पाए तो G2 फेज़ शुरू नहीं होगी। तो G2 फेज़ के अंदर अगर क्रोमोसोमल मूवमेंट के लिए एनर्जी इकट्ठी ना कर पाए तो फिर अगली स्टेज शुरू नहीं होगी। तो हर फेज़ पे एक चेक पॉइंट है, जब तक उस चेक पॉइंट की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर ली जाती अगली फेज़ स्टार्ट नहीं होती। फिर लेंथ ऑफ ईच फेज़ की बात करें, लेंथ से पहले देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है G0 फेज़। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G1 फेज़ की रिक्वायरमेंट मुकम्मल नहीं कर पाते। अब कह सकते हैं कि वो G1 के अंदर ही स्टक हो जाते हैं, वो आगे एस फेज़ में नहीं जाते, उसे हम कहते हैं G0 फेज़। ये ऐसे सेल होते हैं जिनको मज़ीद जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती बॉडी को, या जो मज़ीद तकसीम नहीं कर पाते। या देखें ना, हर सेल की जो डिवीज़न है वो फिनिट है, और कुछ सेल की फ़र्ज़ करें अभी डिमांड नहीं है तो वो G0 में चले जाते हैं। तो सेल G0 में रह सकता है कुछ दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, या कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो लाइफ टाइम G0 में रहते हैं। मिसाल के तौर पर नर्व सेल्स, सेल्स ऑफ आई लेंस, हमारी आंख के जो लेंस के सेल हैं वो भी G0 फेज़ में रहते हैं, यानी उसकी G1 मुकम्मल नहीं हो पाती और वो एस फेज़ में कभी नहीं जाते और वो तकसीम नहीं होते। फिर बात करते हैं लेंथ ऑफ ईच फेज़। तो ये लेंथ वेरिएबल होती है। मसलन एक यीस्ट के अंदर 90 मिनट का सेल डिवीजन का साइकिल होता है, जबकि एवरेज सेल साइकिल ह्यूमन सेल की बात करें तो वो 24 घंटे का है। माइटोसिस जो सी है उसमें 30 मिनट की होती है। माइटोसिस यानी ये सेल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 2 में तकसीम होता है वो 30 मिनट के अंदर हो जाता है। ये जो G1 फेज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 9 घंटे की होती है, जबकि एस फेज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 10 घंटे की होती है, और G2 फेज़ जो सी है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 4.5 और की होती है। तो ये था आज का लेक्चर। ये आपके लिए नोट्स भी तैयार हैं, आप इनको एज सच पेपर में लिख दें तो आपके इंशाल्लाह ताला पूरे नंबर आएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।